फटाफट, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद आ जाए और आज का क्लास को पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, क्योंकि आप लोग तो पढ़ते नहीं है तो मेरे को ही फिर से रिकैप करवाना पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर के बारे में पढ़ा था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जो है आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 11th में फिजिक्स में। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर में क्या होता है कि हमारा वेक्टर जो होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जाता है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा तीन कंपोनेंट का यूज करते हैं। वेक्टर को तीन कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं और उन तीन कंपोनेंट को यूज करके हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस की तरफ कोई भी डायरेक्शन जाता था उसको हम लोग आई कैप कंसिडर करते हैं, वाई एक्सिस की तरफ कोई भी डायरेक्शन होता है तो उसको हम लोग जे कैप कंसिडर करते हैं, और जेड एक्सिस की तरफ कोई भी डायरेक्शन होता है उसको हम लोग के कैप कंसिडर करते हैं। और इसी कंपोनेंट फॉर्म में अगर मैं पोजीशन वेक्टर को लिखूं, ठीक है, इसी कंपोनेंट फॉर्म में अगर मैं पोजीशन वेक्टर को लिखूं, मान लेते हैं हमारा एक पॉइंट है यहाँ पे P x, y, z, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा OP। ठीक है, और OP जो पोजीशन वेक्टर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता था OP वेक्टर वो निकल के आता था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई ये नहीं पूछेगा कि सर ये कैसे बन गया, ये कैसे बन गया, मैंने लास्ट क्लास में डिटेल में बताया हुआ है, तो आप लोग लास्ट क्लास का वीडियो लेक्चर रेफर कर सकते हैं जो आज अपलोड हो जाएगा, और साथ ही साथ मैंने पीडीएफ भी सेंड कर दिया था, वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगर कोई भी और वेक्टर दिया हुआ है, मान लेते हैं हमारा कोई भी पॉइंट है यहाँ पे P, ठीक है, x1, y1, z1, और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है Q, x2, y2, z2। अगर मुझे PQ वेक्टर निकालने के लिए बोला जाए तो PQ वेक्टर कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, क्योंकि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमने पढ़ा, ये दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, ये तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा, और तीसरा पॉइंट में अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाए तो मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यानी कि कोई भी वेक्टर दिया हुआ रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए बोला जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें पोजीशन वेक्टर सॉरी अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाए तो आई कैप, जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर रूट के अंदर लेके स्क्वायर करके फिर उसको सम कर देंगे, वो हमारा मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज के साथ अगर मान लेते हैं हमारा एक कोई भी रैंडम सा वेक्टर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास कोई भी एक रैंडम सा वेक्टर है, मान लेते हैं ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर मान लेते हैं हमारे पास है a1 i कैप, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस, चलिए इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसको नाम दे देते हैं p वेक्टर। ठीक है, और इसका हम लोग ले लेते हैं a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप नाम का कोई वेक्टर है। ठीक है, कोई भी एनी वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर है, हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वेक्टर है, हम ये नहीं बोल रहे कि पोजीशन वेक्टर है, फ्री वेक्टर या कोई भी कैसा भी वेक्टर हो, अगर हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हमें बोला जाए कि इसका यूनिट वेक्टर निकाल के बताइए, यूनिट वेक्टर क्या होगा। ठीक है, अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला जाए मतलब क्या, पी कैप, तो पी कैप यूनिट वेक्टर हमारा क्या होगा, पी वेक्टर बाय डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। यानी कि पी वेक्टर हमारे पास क्या था, पी वेक्टर हमारे पास था ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल जाएगा, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो अगर मेरे को कंपोनेंट्स के फॉर्म में कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो ये सारे चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, ये सारे चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, तो इसको दोबारा हम लोगों ने रिवीजन कर लिया फटाफट। तो इसी चीज को मैं एक बार यहाँ से भी बता देना चाहता हूँ कि कोई भी अगर वेक्टर दिया हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो पोजीशन, अगर x, y, z पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर ऐसा होगा, मैग्नीट्यूड ऐसा होगा, ये सारी चीजें अभी मैंने फिर से बताया। उसके बाद अगर कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है तो दो पॉइंट को यूज करके ये pq वेक्टर हमारा ऐसा निकल जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड ऐसा निकलेगा। उसके बाद अगर दो वेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में दो वेक्टर दिया हुआ है, अगर उन दोनों को ऐड करते हैं
तो उसका आई कैप का कोफिशिएंट यानी कि A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप ऐसा दिया हुआ है, B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप ऐसा दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस B1 आई कैप, यानी कि आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका ऐड कर देना, जे कैप वाले को अलग से ऐड कर देना, के कैप वाले को अलग से ऐड कर देना, उसके वैल्यू को लिख देना, ठीक है। सिमिलरली सेम फॉर द नेगेटिव। उसके बाद अगर दो वेक्टर को अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है, अगर दोनों वेक्टर को अगर हम इक्वल करते हैं, पहला वेक्टर है ए वेक्टर और उसका कंपोनेंट्स है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, उसका कंपोनेंट्स है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। अगर इन दोनों वेक्टर को इक्वल करते हैं तो उसका आई कैप का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, दैट मींस A1 इज इक्वल टू B1। सिमिलरली जे कैप का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा A2 इज इक्वल टू B2 एंड ऑल्सो के कैप का जो कोफिशिएंट है वो भी इक्वल हो जाएगा, दैट मींस A3 इज इक्वल टू B3, ठीक है। तो इतना चीजें हमने लास्ट क्लास में नोटिस कर लिया था, लास्ट क्लास में देख लिया था, हमने हल्का सा रिवीजन भी कर लिया। अब क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चंस करने के लिए आते हैं, इस पे ढेर सारा खूब सारा क्वेश्चंस करेंगे अब, ठीक है। सबसे पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन बता दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। फाइंड यूनिट वेक्टर, हमें यूनिट वेक्टर निकाल लेके दे। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, find unit vector in the direction of 3 I cap minus 2 j cap plus 4 k cap, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन डायरेक्टली उसको वो चाहता था तो डायरेक्टली बोल सकता था फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस, बट उसने क्या क्या एक अजीब तरीके का स्टेटमेंट यूज किया, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें ये चीज पता है कि डायरेक्शन का मतलब ही होता है यूनिट वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन मतलब इसका यूनिट वेक्टर होगा, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वही इसका डायरेक्शन होगा। यानी कि अगर इसका डायरेक्शन निकालने के लिए बोला गया है, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला गया, तो अगर इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ए वेक्टर, ठीक है, ऐसे हमने एज्यूम कर लिया, तो ये हो गया 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला गया, मतलब ए कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। उसका मतलब क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मतलब हमारे पास हो गया 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड का मतलब कितना हो गया, 3 स्क्वायर प्लस ऑफ, हाँ वेरी गुड, ये हो गया 16। तो ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4 हो गया 20, 29, तो ये होगा रूट अंडर 29, तो ये हो गया 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारा का सारा मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है। या तो मैं इसको 1 बाय रूट 29 इंटू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप ऐसा भी लिख सकता हूँ। मेरे को इसमें मन नहीं भरे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 बाय रूट 29 आई कैप माइनस 2 बाय रूट 29 जे कैप प्लस 4 बाय रूट 29 के कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कोई ये नहीं बोलेगा, इस तरह के बेहुदा सवाल नहीं पूछेगा कि सर ये तो ऐसे होता था, आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया किसी और क्वेश्चन में। तो आप जैसे मन वैसे लिख सकते हैं। आप क्लास 12 के फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, दोनों सेम चीज है, ठीक है। और कोई ये भी सोचेगा कि क्यों बता रहे हैं सर ये चीज, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो ये भी सवाल पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है, तो इसीलिए मैंने पहले से ही बता दिया। ध्यान से देखिएगा, फाइंड द वेक्टर। अब एक अलग सा क्वेश्चन है और उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए दूंगा। एक क्वेश्चन में और बता देता हूं। एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसको है फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द direction of, find the vector of magnitude 7 in the direction of the vector, in the direction of the vector, in the direction of the vector minus 2 I cap plus 7 j cap plus k cap। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूं। बोला गया कि मेरे को एक वेक्टर फाइंड आउट कीजिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 7 हो, और किसके डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा वही दूसरे वाले वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। मैं ऐसा मान लेता हूं कि लेट हमें जो वेक्टर फाइंड आउट करना है वो वेक्टर है ए वेक्टर। हमें मान लेते हैं कि ए वेक्टर फाइंड आउट करना है और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। और कोई भी ए वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप।
यानी कि मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड हमारे पास दिया हुआ है 7 इंटू ए कैप हमारा ये वेक्टर हो जाएगा। यानी कि हमें मैग्नीट्यूड तो पता चल गया बट हमें डायरेक्शन पता नहीं चला। अब डायरेक्शन में के लिए क्या दिया हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, यानी कि इस वेक्टर का डायरेक्शन और ए कैप का डायरेक्शन सेम होगा, यानी कि इसका जो यूनिट वेक्टर होगा और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। ठीक है, और इसको मैं चलो एक बी वेक्टर के नाम से असाइन कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस k कैप, यानी कि जो बी वेक्टर का डायरेक्शन है और ए वेक्टर का डायरेक्शन है वो सेम है। क्या बोला गया, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, और इस वेक्टर को मैंने बी मान लिया है। यानी कि बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा और ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, दोनों डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। अगर दोनों डायरेक्शन सेम है मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर सेम है, यानी कि अगर मैं ए कैप निकालना चाहूंगा तो ए कैप का मतलब भी क्या हो जाएगा, बी का यूनिट वेक्टर। तो उसका मतलब ए कैप का मतलब कितना हो गया, ए कैप का मतलब हमारे पास हो गया -2i कैप प्लस 7j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 16 प्लस 49 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 50 ये 66 हो जाएगा। ओह सॉरी, मैंने क्या लिख दिया, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये 49 50 54 हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसके भी लिख सकते हैं -2i कैप प्लस 7j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय √54। ठीक है, यानी कि ये जो हमें वेक्टर निकालने के लिए बोला था, वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 7 और उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा 1/√54 इंटू -2i कैप प्लस 7j कैप प्लस k कैप। अब इसको आप 7/√54 लिखिए, जैसा लिखना है लिखिए, आप कैलकुलेशन करते रहिएगा। सिंपल सा हमारा मोटिव था कि कोई भी वेक्टर होता है, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमें दिया गया था और डायरेक्शन बोला गया था इसके जैसा होगा, तो इसका यूनिट वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर सेम होगा, तो हमने यूनिट वेक्टर निकाल दिया और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके मैग्नीट्यूड के साथ, तो हमें ए वेक्टर निकल गया। समझ में आया सबको, इसीलिए मैं बता रहा था कि मैथमेटिकली वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और ये अभी जाके काम आएगा। आया समझ में? यस। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोग को अब क्वेश्चन करना है बढ़िया तरीके से। अब जितना हल्का फुल्का बताना था मैंने बता दिया। मान लेते हैं हमारे पास ए वेक्टर दिया गया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर हमारे पास दिया गया है 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप। आप लोगों को निकालना है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर, और आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, फटाफट निकालिए। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, जल्दी कीजिए फटाफट। टू 21। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर मतलब ए वेक्टर हमारे पास क्या है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप माइनस 2 बी वेक्टर, बी वेक्टर का मतलब 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस
के कैप, और ये सब के सब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -4i कैप प्लस 8j कैप, हाँ ये आ जाएगा +6 के कैप। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3i माइनस 4i, ये आ जाएगा -i -2j प्लस 8j, तो ये आ जाएगा +6j प्लस के प्लस 6k, तो ये आ जाएगा +7k। ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अब हमें इसका क्या मैग्नीट्यूड निकालना है, ये वेक्टर -2b का मैग्नीट्यूड, यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा √1 प्लस 36 प्लस 49, यानी कि क्या हो जाएगा √86। ठीक है, √86 आंसर आया था आप लोगों का। Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, एक और क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए इस बार। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कुछ इस तरीके का, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है, द वेक्टर्स, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द वेक्टर्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड ai कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर। ठीक है, हमें ये चीज बताना है कि a का कौन से वैल्यू के लिए ये दोनों वेक्टर जो है वो वेक्टर कोलिनियर होगा। फटाफट आप लोग के पास फिर से 2 मिनट का समय है। -4. -4, चलिए -4, वेरी Yes. गुड वेरी गुड, -4 सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, बाकी लोग भी बताइए फटाफट। Sir, -4. -4, चलिए ठीक, देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हम लोग डायरेक्टली थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से भी सोच सकते हैं, और लॉजिकल तरीके से नहीं भी सोचें तो तब भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले बिना लॉजिकल तरीके से, बिना कुछ फॉर्मूले के, बिना कुछ किए निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि इफ कोई भी दो वेक्टर, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर या फिर पैरेलल, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर हो या फिर पैरेलल हो, तो उस केस में हमें पता है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, यानी कि हम दोनों वेक्टर को इक्वल कर सकते हैं कुछ ना कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, और मैंने बताया था ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल होता है तो उसको हम लोग कुछ ना कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर सकते हैं, यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर भी इक्वल होगा जब हम दोनों को कुछ ना कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर देखिए हमारे पास क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप। अब दूसरे में वेक्टर है हमारे पास a है, चलिए a तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिखते हैं तब थोड़ा मजा आएगा ऐसे लिखने में। ठीक है, हमारे पास क्या है, ए आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। ठीक है, और दूसरा हमारे पास इधर वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, यानी कि दोनों वेक्टर जो है, ध्यान से समझिएगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर जो है किसी ना किसी चीज से इक्वल हो जाएगा, किसी ना किसी कारण के वजह से दोनों वेक्टर जो है, दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएगा। अब हमें ये पता लगाना है कि दोनों वेक्टर क्या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से इक्वल होगा, यानी कि अगर दो वेक्टर अगर कोलिनियर है, ध्यान से समझिएगा, दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो दो वेक्टर इक्वल होगा कुछ ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। अब जब दो वेक्टर इक्वल होता है तो हमने पढ़ा था कि उसका k कैप का कोफिशिएंट भी इक्वल होगा, उसका j कैप भी इक्वल होगा, और उसका a वाला पार्ट भी इक्वल होगा, यानी कि i वाला पार्ट भी इक्वल होगा। i वाला, j वाला, k वाला, तीनों का तीनों पार्ट क्या होता है, इक्वल होता है। अब अगर मैं इधर देखूं, इधर मेरा k वाला पार्ट जो है -8 है और j वाला पार्ट जो है वो 6 है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं,
ठीक है। इस पूरे को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तब दोनों वेक्टर क्या अगर कोलिनियर है तो बराबर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे i वाला पार्ट तो पता नहीं चलेगा बट j और k वाला पार्ट पता चल जाएगा। कैसे? -4i प्लस 6j माइनस 8k ये निकल जाएगा और इधर कितना आ जाएगा ai कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। अगर ये दोनों वेक्टर अगर कोलिनियर है तो ऑब्वियसली बात है दोनों का हर एक पार्ट इक्वल होगा। अगर j और k पार्ट इक्वल आ रहा है तो ऑब्वियसली i वाला पार्ट भी इक्वल होगा, यानी कि a का वैल्यू कितना आ जाएगा? a का वैल्यू आ जाएगा -4। ठीक है, तो ये हो गया कि हम लोग बिना किसी फॉर्मूला के बिना किसी चीज के लॉजिकल इस तरीके से सोच के कर सकते हैं। तो इंप्लाइज a का वैल्यू कितना आ गया? a का वैल्यू आ गया -4। अब इसी से क्या हम एक पॉइंट डिराइव करने की कोशिश करेंगे, एक पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे जिसको आप लोग याद रखिएगा थ्रू आउट द चैप्टर इंक्लूडिंग 3D। इफ हम ऐसा ले लेते हैं कि इफ a वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप एंड b वेक्टर इज, इफ नहीं लेट हम मान ले रहे हैं, लेट b इज इक्वल टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ठीक है, हमने इन दोनों a वेक्टर और b वेक्टर को मान लिया। इफ a वेक्टर इज पैरेलल, ठीक है, या फिर पैरेलल का मतलब कोलिनियर भी है। इफ a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर देन उस केस में हमें क्या पता चलता है कि a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर, यानी कि दोनों वेक्टर को हम इक्वल कर सकते हैं किसी ना किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके। ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था। अब इसी के साथ अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ए वेक्टर हमारा क्या था? ए वेक्टर हमारा था a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा। बी वेक्टर हमारे पास क्या था? a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा a1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप और इधर कितना आ जाएगा? लैम्डा a2 i कैप प्लस लैम्डा b2 j कैप प्लस लैम्डा c2 k कैप, ठीक है। अब अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उसका i कैप j कैप और k कैप तीनों का कोफिशिएंट इक्वल होता है। दैट मींस a1 इज इक्वल टू लैम्डा a2 हो जाएगा, b1 इज इक्वल टू लैम्डा b2 हो जाएगा एंड c1 इज इक्वल टू लैम्डा c2 हो जाएगा। उसका मतलब क्या आ जाएगा? a1 बाई a2 इज इक्वल टू लैम्डा, इधर भी कितना आ जाएगा? b1 बाई b2 इज इक्वल टू लैम्डा, इधर भी कितना आ जाएगा? c1 बाई c2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो उसका मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, क्योंकि सबका सब क्या है? पैरेलल। तो ये कंडीशन क्या लगेगा? इफ ये कंडीशन कब यूज होगा? जब हमारा दो वेक्टर पैरेलल हो। अगर a और b दो वेक्टर है, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है तो उसका कोफिशिएंट के साथ हमें रिलेशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करें, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 बाई ए, इसका कोफिशिएंट 2 बाई ए इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट -3 बाई 6 इक्वल टू 4 बाई -8। तो ये कितना आ जाएगा? 2 बाई ए इज इक्वल टू -1 बाई 2 इज इक्वल टू -1 बाई 2 आ गया। तो यानी कि ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? -4। तो ऑटोमेटिकली ए इक्वल टू -4 निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक सा कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा कि दो वेक्टर अगर पैरेलल होता है तो दोनों का कोफिशिएंट जो होता है सेम प्रोपोर्शन में आता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये तो एक पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया, बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको फटाफट नोट कीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इफ a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, b वेक्टर इज इक्वल टू ri 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड c वेक्टर इक्वल टू हमारे पास आ रहा है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। एंड फाइंड ए वेक्टर एंड फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6, ठीक है, which is parallel to which is parallel to
2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 6 हो और जो पैरेलल हो 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। 2 मिनट का समय है, फटाफट इसका आंसर निकालिए और बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए। 1/6 I cap minus 3j cap plus 4/3k cap। ओके, चलिए देखते हैं क्या ये आंसर है कि नहीं है। बाकी लोग, उससे पहले सब लोगों से पूछ लेते हैं। मिस्टर गुप्ता, आदित्य सिंह, हाँ बोलिए। सर 2i cap minus 4j cap plus 4k cap। यस सर, मेरा यही है। चलिए देखते हैं फिर। यानी कि इसके सबसे पहले चीज बताइए, इस वेक्टर के ये कितना, ये एक वेक्टर है कि 3 वेक्टर है? सबसे पहले ये बताइए। एक वेक्टर है। तो ये सब चीजों में सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मेरे से पूछा जाए कि 2 प्लस 3 2 नंबर है या एक नंबर है, ये एक नंबर है 5। जब तक ये 2 और 3 अलग अलग लिखा जाए तब 2 नंबर है, बट इन दोनों को प्लस कर दूं या माइनस कर दूं तब ये एक नंबर बन जाता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से ये भी एक वेक्टर है, कोई 3 वेक्टर नहीं है। प्लस माइनस कर दिया मतलब वो एक चीज बन जाता है, वो 2-3 चीज नहीं बनता है फिर। ठीक है, इसको ऑपरेशंस बोलते हैं इसलिए। अब ध्यान से देखिए, एक चीज बताइए, हमें बोला गया है इसके पैरेलल। इसके पैरेलल मतलब क्या होगा? किसी वेक्टर को अगर मैं इस वेक्टर के पैरेलल बोलूं उसका मतलब क्या होगा? बताइए। सर डायरेक्शन सेम होगा। वेरी गुड, डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, यानी कि दो पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो इसको मान लेते हैं कोई भी d वेक्टर के नाम से हम लोग सेव कर लेते हैं। तो ये d वेक्टर हमारा क्या निकल के आएगा, i कैप सॉरी 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस b वेक्टर यानी कि 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, उसके बाद प्लस 3c वेक्टर यानी कि 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप, ये आ जाएगा। फिर इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 4 हो गया माइनस 2 प्लस 3 हो गया 1, तो ये हो गया हमारे पास i कैप। फिर ये हो गया 2 प्लस 2 हो गया 4 माइनस 6 हो गया -2, तो ये -2 j कैप। फिर हो गया 2 माइनस 3 हो गया -1 प्लस 3 हो गया +2। क्या यही निकला था ये वेक्टर?
यस सर। तो ये डी वेक्टर निकल गया, तो डी वेक्टर निकल गया तो डी का जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमारे पास कितना निकलेगा, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये बार बार इतना लंबे प्रोसेस में नहीं जाते हैं, आप लोग को पता चल गया होगा। 4 प्लस 4 हो गया 8, 8 प्लस ये हो गया 9, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। अब बोला गया कितने मैग्नीट्यूड का, 6 मैग्नीट्यूड का, तो 6 मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा उसको मान लेते हैं ई वेक्टर मान लेते हैं, वो कितना हो जाएगा 6 इंटू मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, डायरेक्शन हमारे पास क्या है 1/3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, तो ये 3 2 जा 6, तो यानी कि हमारा जो फाइनल वेक्टर होगा वो आ जाएगा 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप, तो ये आएगा हमारा आंसर, यही आंसर आया था या कुछ और आंसर आया था? यही था सर। यस सर, यही था। वेरी गुड, ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी इसी टाइप का है, उसको भी सॉल्व करके बताइए कि उसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, ठीक है, फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट, ठीक है, एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ and parallel to the resultant of a vector is equal to 2i cap plus 3j cap minus 3k cap and b vector is equal to I cap minus 2j cap plus 3, एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो क्या है कि जिसका मैग्नीट्यूड 5 और जिसका रिजल्टेंट a और b वेक्टर का, जिसका डायरेक्शन a और b वेक्टर का रिजल्टेंट के बराबर हो। चलिए और मैक्सिमम ओके, चलिए देखते हैं, यस सर, वही आंसर। चलिए देखेंगे, ठीक है, चलिए इसको अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ठीक है। अब चीजें थोड़ा थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग होते जाते रहेगा क्योंकि अब हम लोग पूरा कोर में घुस रहे हैं धीरे धीरे, तो ये सब तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन अगर बन के आप खुश हो रहे हैं तो खुश होने की बात नहीं है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, ये तो प्लस माइनस हो रहा है, प्लस 3 माइनस 2 प्लस जे कैप माइनस 3 प्लस 3, ये हो गया के कैप तो है नहीं तो इसको जीरो कर दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 10, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, तो यानी कि हम डायरेक्टली लिख देते हैं ना, तो हमारा जो वेक्टर होगा रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा वो कितना होगा 5 इंटू 3i कैप प्लस जे कैप बाय रूट 10, ठीक है, इंटू ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है मान लेते हैं सी वेक्टर के नाम से हम उसको सेव कर लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड इसका 5 दिया हुआ है, डायरेक्शन क्या होगा इसके रिजल्टेंट के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट, जहां पे हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है।
यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक तो वो पूछेगा, अगर कि सर मेरे को ये पॉइंट नहीं समझ में आया, वो पॉइंट नहीं समझ में आया, तो उसको अभी पूछ लीजिए, ठीक है। और अगर आपका वीडियो ऑफ हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा आप लोग अभी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नहीं है, चलो ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं वेट करता हूँ कि ये ऑफ हो जाए फिर से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो फिर बीच में छूट जाएगा हमारा लेक्चर। और फटाफट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसी प्रॉपर्टी को हम बहुत जगह आगे यूज करेंगे, और क्वेश्चन क्या और इस छोटे से टॉपिक से तो बड़ा खतरनाक टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा कि ये प्रॉपर्टी ऐसा है, ये प्रॉपर्टी वैसा है। तो इस प्रॉपर्टी को तो आप लोगों को बड़े ध्यान से पढ़ना है, आसान टॉपिक है लेकिन ध्यान से पढ़ना है, याद रखना है। तो सबसे पहले मैं चीजों को समझा देता हूं, उसके बाद में इसका बढ़िया सा स्टेटमेंट लिखाएंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर मतलब क्या होता है, मान लेते हैं मेरे पास बहुत सारा वेक्टर है, बहुत सारा मेरे पास वेक्टर है, ठीक है। बहुत सारा अगर मेरे पास वेक्टर होता है, मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर है A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर, A4 वेक्टर, A5 वेक्टर, ऐसे करते 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 मेरे पास बहुत सारा वेक्टर है, बहुत सारा वेक्टर है, ठीक है। AN वेक्टर, बहुत सारा वेक्टर है। तो उन बहुत, चाहे वो बहुत सारा मतलब दो या दो से ज्यादा, बहुत सारे का मतलब यही होता है अगर दो से ज्यादा है तो वो हम लोग उसको मैनी में मान लेते हैं, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा बहुत सारा वेक्टर है, तो एन का वैल्यू कितना भी हो सकता है हमें नहीं पता। तो बहुत सारा वेक्टर अगर हमारे पास है, उन सारे वेक्टर को अगर मैं जोड़ सकूं, ठीक है, किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। जैसे इन सारे वेक्टर को अगर मैं जोड़ दूं किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, दैट मींस चलो मैं मान लेता हूं m1, m कोई ना कोई कांस्टेंट है, m1 इंटू a1 वेक्टर प्लस m2 इंटू a2 वेक्टर प्लस m3 इंटू a3 वेक्टर, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, कुछ ना कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अगर इन सारे वेक्टर को मैं जोड़ दूं, ठीक है, किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अगर इन सारे वेक्टर को मैं अगर जोड़ दूं, तब जो ये जो सम ऑफ वेक्टर्स आएगा इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। बहुत सारे वेक्टर को एक साथ जोड़ देना किसी ना किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके, जहां पे m हमारा क्या है, m हमारा क्या है, कोई भी स्केलर है, mi ले लेते हैं, mi क्या हमारा कोई भी स्केलर है। तो यानी कि बहुत सारे वेक्टर्स को अगर मैं जोड़ दूं किसी ना किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके, तो वो जो जुड़ने वाले रिलेशन को जो हम लोग बोलते हैं उसको, जो कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब एक चीज बताइए कि बहुत सारे वेक्टर को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा कि स्केलर आएगा, क्या चीज आएगा, वेक्टर को एडिशन करने पे क्या चीज निकल के आता है, वेक्टर निकल के आएगा। तो इसीलिए हम लोग चलिए इसको मान लेते हैं कि कोई ना कोई आर वेक्टर के बराबर हो गया है, ठीक है। ऐसे उसको खाली छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने बोल दिया कि किसी न किसी आर वेक्टर के साथ आ रहा है। तो यानी कि अब ये दिमाग में लगाएगी कि सर ये कैसे हो गया, ये हुआ नहीं, इस चीज को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर हम ऐसे किसी चीज को लिख पा रहे हैं तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, क्या हो गया, नहीं है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे पास 2 और 3 है, मेरे को 2 और 3 को ऐड करना है, तो उसको इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन बोलेंगे। ऐड करने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन बोलेंगे। अब ये नहीं पूछना है कि सर ये कैसे हो गया प्लस, तो इस प्रोसेस का नाम है एडिशन। तो ठीक उसी तरीके से अगर मैं बहुत सारे वेक्टर को जोड़ दूं किसी ना किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके, तो जोड़ने वाले रिलेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर को जोड़ने पे या सब्ट्रैक्शन करने पे वेक्टर ही आ रहा है, तो इस पूरे को मैंने चलिए वेक्टर के नाम आर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजों को याद रखिएगा, ये सब चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना है, ये सब बड़ा ही क्लैरिटी रखना है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे वेक्टर को अगर मैं एक साथ जोड़ दूं किसी ना किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके, तो उस जो जोड़ने वाले जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। वो जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन जो है उस चीज को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा।
लीनियर कॉम्बिनेशन जो है उसमें दो तरीके के चीजें आते हैं, एक आता है लीनियरली डिपेंडेंट, दूसरा आता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में भी दो तरीके के चीजें आते हैं, एक होता है लीनियरली डिपेंडेंट, दूसरा होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट जो है वो क्या चीज है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीजें आ जाएगा, एक आ जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अब ये लीनियरली डिपेंडेंट मतलब क्या हो गया, अब लीनियरली डिपेंडेंट मतलब क्या हो गया, मान लेते हैं ऐसा सिचुएशन आ जाता है, इस तरीके का सिचुएशन आ जाता है कि हमारा जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है दैट मींस m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस m3 a3 वेक्टर प्लस ऐसे होते होते हमारा जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है mn an वेक्टर, ये फाइनली जाके कहीं ना कहीं नल वेक्टर आ जाता है। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन फाइनली जाके क्या किसी ना किसी नल वेक्टर के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, अगर ये नल वेक्टर के बराबर आ जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये नल वेक्टर के बराबर आ जा रहा है और इसमें क्या हो रहा है कि m1 m2 m3 अप टू mn, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो कांस्टेंट है अप टू mn, ये पूरा का पूरा जो कांस्टेंट है, नॉट ऑल एट ए टाइम जीरो, ये सारा क्या एक साथ जीरो नहीं हो रहा है। अगर इस तरीके का सिचुएशन बन रहा है कि ये अगर मैं इसका पूरा का पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो इक्वल टू नल वेक्टर आ रहा है और इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो स्केलर है हमारा, वो अगर सब एक साथ जीरो नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ प्लस माइनस कट पीट के ये जीरो आ रहा है, तो अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है तो उसको बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, इस चीज को समझिएगा, दूसरा पॉइंट इसमें, लीनियरली इंडिपेंडेंट यानी कि ये क्या है, m1 m2 m3 ये सब पे डिपेंड कर रहा है कि इस तरीके के जुड़ के हमारा वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है, इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक है, अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब क्या होगा, मान लेते हैं कि हमारा रिलेशन जो है यानी कि हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन जो है m1 m2 a2 वेक्टर प्लस ऐसे होते 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 प्लस mn an वेक्टर, अगर ये इक्वल टू नल वेक्टर आ जाए, और ये नल वेक्टर होने का जो कारण है वो कारण ये है कि सारा का सारा कांस्टेंट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, सारा का सारा कांस्टेंट जो है वो इक्वल टू जीरो है, यानी कि मेरे पास अगर मैं देखूंगा तो यानी कि कुछ इस तरीके का सिचुएशन, जीरो ए वेक्टर प्लस जीरो बी वेक्टर प्लस जीरो सी वेक्टर, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो चाहे ए बी सी का कुछ भी वैल्यू हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू हमेशा नल वेक्टर के बराबर आ जाएगा। बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में मान लेते हैं ऐसा हो रहा है कि एक आ रहा है 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, माइनस दूसरा ऐसा हो जा रहा है कि माइनस 2y कैप माइनस 6j कैप माइनस 12k कैप, दूसरा वेक्टर ये आ जा रहा है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली जीरो आ जाएगा। बट ये भी, इसका भी कोफिशिएंट जीरो नहीं है, इसका भी कोफिशिएंट जीरो नहीं है, बट इस केस में क्या आ रहा है, सारा का सारा कोफिशिएंट जो है वो जीरो है। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर ऐसा कंडीशन होता है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है, यानी कि m1 m2 m3 वैल्यू का कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होकर वेक्टर के साथ फाइनली जाके वो नल वेक्टर आ रहा है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे हमारे पास वेक्टर है, उन सारे वेक्टर को अगर मैं जोड़ दूं किसी ना किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। अब लीनियर कॉम्बिनेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लीनियरली डिपेंडेंट, दूसरा होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब हो गया कि ये सारा कांस्टेंट जो है एक दूसरे के साथ डिपेंड करेगा, यानी कि ये जो वैल्यू जीरो आ रहा है ये कांस्टेंट का कुछ ना कुछ एडिशन या फिर जो मैनिपुलेशन हो रहा है, जो ऑपरेशन हो रहा है उसके वजह से जीरो आ रहा है। बट लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब क्या होगा, ये जो जीरो आ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है कि सारा का सारा कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो है, उसी की वजह से जीरो आ रहा है। ठीक है, आया समझ में सबको? यस सर। चलिए ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, आप लोग का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा केमिस्ट्री का, फिर वो भी छूट जाएगा। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, और वो जो शीट है उसको सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, शीट को सॉल्व करते रहेगा, हमें थोड़ा सा लंबा क्लास चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा स्लो हो जाएगा हमारा सिलेबस। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।